बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और आगाज में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी बेहतरीन ज़बानो बयां के मालिक, 40 साल तक अपने मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान टेलीविजन के जितने भी नाजरीन थे उनके दिलों पर उन्होंने राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तारिक अजीज साहब की, जो कि अब हम में नहीं रहे। गुज़िश्ता दिन वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। हरकत कल्ब बंद होने की वजह से वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तारिक अजीज की सदाकारी की वजह शोहरत उनका मुनफरिद लबो लहजा था और मेरे ख्याल से यही वजह है कि आज भी लोग उनका एक जुमला जो है वो बार बार जिक्र करते। सोशल मीडिया पर हर जानिब उनका वो जो प्रोग्राम शुरू करने का एक अपना ही अंदाज था, ज़बरदस्त अंदाज, उसकी लोग मिसालें देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिलाशुबा एक बड़ा नाम जो कि अब हम में नहीं रहा, तो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक मामूली सी कोशिश करेंगे उन्हें खराज तहसीन पेश करने की। हमारी टॉप स्टोरीज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सबसे पहले जान लेते हैं वेदर अपडेट्स क्या हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा, गर्मी बढ़ती जा रही है शहर लाहौर में, शहरी परेशान नजर आ रहे हैं, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कोई मौसम के हवाले से नवीद सुनाई जा रही है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम खुशगवार रहेगा? जी, लाहौर शहर का आज मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और पारा भी जो है वो हाई रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकेगी। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज लाहौर शहर का दर्जा हरारत जो है वो 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अब जो है वो 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो लाहौर का दर्जा हरारत पहुंच चुका है। और अगर सुबह के वक्त भी कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त भी जो दर्जा हरारत है पिछले दिनों की निस्बत जो है आज ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले दिनों जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता रहा। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 42% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज मौसम खुश्क है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है वो 31% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे के रोज़ भी जो है शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की? शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह, लाहौर के कई इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे हैं। कोरोना खौफ की अलामत बनने लगा है। लाहौर में मजीद 19 अफराद जाम बहक और मरीजों की तादाद 29,819 हो गई है। सुपर स्टोर्स का आज से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान। और पंजाब हुकूमत ने 1 खरब 67 अरब इजाफी इखराजात कर डाले। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्यों, हमारा इलाका लाहौर से बाहर है? नहीं, कुछ इलाके ऐसे भी सुन रहे हैं ना जहाँ पर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। असल में लेस्को को अगर लोड शेडिंग करनी भी है ना 12 घंटे के लिए भी, तो कम से कम इलाकों को वाज़े तो कर दें कि इन इलाकों में जो है वो हमारी बिजली की फरहमी हम नहीं कर सकेंगे और इतने घंटे की लोड शेडिंग होगी। अब जब लेस्को अनाउंस ही नहीं कर रहा, आपके पास अगर बिजली की जो शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है, तो वो बताइए, आप पब्लिक के साथ शेयर करें कि इतना शॉर्टेज है, इतना हम बिजली फराहम नहीं कर सकते। दिन में हम 12 घंटे बिजली फराहम करेंगे, 10 घंटे फराहम करेंगे। आप कम से कम शहरियों को बताएं। अब किला गुजर सिंह के इलाके में 2 रोज से बिजली बंद है। ऐसे ही है। अब कल वहां के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। बिजली बंद होने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपका पंखा एसी बंद हो गया। बिजली बंद होने से मुराद ये है कि उस पूरे इलाके में तमाम मुआशी सरगर्मियां बंद, इंसानी जरूरियात के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है पानी, वो बंद। ना पानी आपके घर में होगा, ना पानी आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मिलेगा। तो नतीजा क्या होगा
कि आप उस बेबसी की आलम में चले जाते हैं कि जहां पर ना हुकूमत आपकी मदद करने को तैयार है और ना ही आपकी जो लेस्को है वो रिलीफ फराहम करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेंटेंस यूज किया गया ना कि शहरी बिलबिला उठेगी, बिल्कुल ठीक कहा गया है, क्योंकि ना पानी होगा ना लाइट होगी तो सब लोग परेशान नजर आएंगे। आपके यूपीएस भी कितनी देर चल जाते हैं, जब 8-8 10-10 घंटे आपकी लोड शेडिंग हो रही है तो कहाँ आपके यूपीएस काम कर जाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि लेस्को को चाहिए कि वो अपना शेड्यूल अनाउंस करे। लेस्को को चाहिए वो डेटा पब्लिक के साथ शेयर करिए जिसकी वजह से उन्हें लोड शेडिंग करना पड़ रही है। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग, बगैर बताए लोड शेडिंग और लोड शेडिंग की वजह से अवाम का जो पहले भी मुआशी इस्तेसाल हो रहा है और अब अवाम को जो आप उस कसम पुर्सी की हालत में लेकर चले जाते हैं उसका जवाब दे कौन होगा? लेस्को होगा। लेस्को को अवाम बिजली के बिल अदा करती है, लेस्को को अवाम टैक्स अदा करती है, सब कुछ अदा करती है ना। इसलिए करती है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अगर ये कंपनी बिजली की फराहमी नहीं कर रही और अभी तो क्या कहते हैं उस तरह से आपकी बिजली इस्तेमाल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपके पास तो बिजली पहले ही वाफिर मिकदार में और आपकी मार्केटों के भी टाइम मुकर्रर किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम आपकी मार्केटें खुली और उसके बाद अब आप देखिए सैटरडे संडे मार्केट्स बंद होती है, ऐसे ही है। आप संडे को 4-4 5-5 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे होते हैं और बाज दफा तो कंसेक्यूटिव कर रहे होते हैं दिन के औकात में, रात में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। हालांकि इतवार के रोज तो बिजली की जो कंजम्पशन है वो आम दिनों से मुनासिब कम होती है क्योंकि आपकी मार्केट्स बंद हैं, आपके कारोबारी मराकज बंद हैं, आप उस दिन लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में लेस्को को जवाब देना चाहिए और ये पब्लिक को जवाब देना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लेस्को से पूछे। वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें कि शहर के अंदर जो 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वो क्यों लोड शेडिंग की जा रही है। अगर नेशनल ग्रिड से आपको बिजली फराहम नहीं हो रही, नहीं मिल रही तो आप उससे आगाह करें। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो शहर के अंदर मतलूबा बिजली रिक्वायर्ड है उसकी तरसील के लिए, उसकी फराहमी के लिए बंदोबस्त करे, इकदाम उठाए। और लेस्को के पास बिजली होने के बावजूद अगर वहां पर बिजली फराहम नहीं हो रही, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर भी हो सकती है, आपका ग्रिड स्टेशन में मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके ट्रांसफार्मर के अंदर डी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक को टाइमली कन्वे करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, इसका ऑब्वियसली बेहतरीन तरीका ये ना कि आपने एक शेड्यूल अगर बनाया होगा, लोगों को पता होगा कि इस टाइम लाइट जानी है और उन्होंने बैकअप पे पानी का इंतजाम भी करके रखा होगा और सारे उनको पता होगा कि इस टाइम अब जो 4-4 5-5 घंटे इकट्ठी लाइट जा रही है उसका ना तो जवाब समझ आ रहा है। किला गुजर सिंह के अंदर जो 2 रोज से बिजली बंद है उसका जवाब दे कौन है? किला गुजर सिंह की आवाम को क्या करें? वो सड़कों पर आके बैठ जाएं? मतलब इतनी तपती धूप के अंदर वो गर्मी में एहतजाज के अलावा वो क्या करें? अगर लेस्को को इसके बावजूद इसका असर नहीं होता तो फिर हुकूमत की तरफ आवाम मुतवज्जो होगी। अगर हुकूमत को भी नहीं होता तो फिर क्या करें? फिर किसी मसीहा के इंतजार में बैठे। तो बात यह है कि आप एक चीज का मुआवजा वसूल करते हैं, आप पैसे वसूल करते हैं, आप कोई मुफ्त बिजली फराहम नहीं करते। सोमरो साहब, एक चीज ये मंतक मेरी समझ से बाहर है कि लोग कह रहे हैं 4-4 घंटे लाइट जा रही है, बिल आपके उसी तनासुब से आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए जी, मुझे गुज़िश्ता दिनों में कुछ दोस्तों ने बताया, पर्सनली बताया कि उनके बिल बल्कि जायद आ गए। तो उसके बाद वो जब वहां पर गए तो सवाल उन्होंने कहा, जी मेरा बिल क्यों ज्यादा आ रहा है? तो कहा, जी जनाब इस इलाके में बिजली चोरी हो रही है, तो बिजली जो चोरी हो रही है हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा। अब आप देखिए, जो बिजली चोरी हो रही है इलाके के अंदर, उसके आप बिल जो है, उसके यूनिट जो है वो दूसरे सार्फिन के बिलों में डालकर आप अपने यूनिट्स के अखराजात पूरे कर रहे हैं। आप असल चोर को पकड़ने के बजाय और बिजली का जो बिल, अब एक तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि बिजली का अब रिकॉर्ड होता है, आपका तस्वीर होती है मीटर की तस्वीर के साथ आपका बिजली का बिल आता है, तो उसमें हेरा फेरी आप कर नहीं सकते। जितने यूनिट कंज्यूम हुए उतने ही आपको चार्ज करने हैं। आप ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट डालेंगे, बिल ज्यादा बना के भेजेंगे तो सारिफ को फौरी तौर पर पता चल जाएगा। तो ये लेस्को का फेलियर है कि वो बुनियादी जो अपना सिस्टम है उसके अंदर खराबियों की वजह से शहरियों को जो है वो इस मुसीबत में मुब्तला करती है। और जो बात आप कर रही हैं कि बिजली के बिल तो उतने आ रहे हैं और बिजली के बिल कम नहीं हो रहे, उसकी और भी मल्टीपल रीजंस हैं। और एक वजह ये भी है कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान जो शहरियों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये रिलीफ फराहम किया गया था कि आप पूरा बिल अदा ना करें और आपका अगर 3,000 रुपये तक बिल आ रहा है तो आप 500 रुपये अदा करें।
अगर आपका जो है इससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो 1000, अगर आप 3000 से कम आ रहा है तो आप पैसे ही अदा ना करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि पैसे आपको माफ कर दिए गए। अब क्या है, वो पिछले 2 महीनों के 3 महीनों के बिल जिन लोगों ने पूरे अदा नहीं किए वो 7 लग कर आ रहे हैं, और उसमें जो है वो एकदम फिर प्रेशर आया। अब जो मार्केट के अंदर जो लॉकडाउन खत्म भी हुआ है वो अभी भी बहुत सारे शोबे बंद हैं। तालीम का पूरा शोबा बंद है, ऐसे ही है। मैरिजेस हॉल, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अब मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट से मुराद ये नहीं है कि उसका मालिक जो है वो उसको चला रहा है, उसके जेल में कमोबेश 20 शोबाजात आते हैं जो उस कारोबार से मुंसलिक होते हैं, वो सारे बंद हैं। लोगों के पास इक्तिसादी वसाइल तो बहुत ही महदूद होते चले गए हैं। अब बिजली की मद में आप ये प्रेशर डाल के उसको जो है वो शहरियों को रिलीफ जो आपने 3 महीने फराम किया था, अब वो 3 महीने का रिलीफ आपने तो एकदम जो है वो उसका ब्लड प्रेशर हाई कर दिया कि जनाब पिछले बिल फौरी अदा करें। तो आप या तो फिर उसको आप हाफ करके जो है वो उनसे पैसे वसूल करें। वसूल तो आपने करने लेकिन खाली पैसे वसूल ना करें, आप बिजली भी फराम करें। वही ना कि अगर आप शहरियों को ज्यादा बिल अदा करना पड़ रहा है तो उनको लोड शेडिंग की अजियत ना भुगतनी पड़े, उनको भी ये चीज फील ना हो। वो भी अगर सुकून से टाइम गुजार रहे हैं गर्मी की शिद्दत में, तो उन्हें अगर बिल ज्यादा पे करना पड़ा है तो वो भी परेशान ना हो। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि आपको बिल भी ज्यादा पे करना है, आपको लोड शेडिंग का अजाब भी भुगतना है, तो फिर शहरियों ने इन द एंड क्या करना है, घरों से बाहर निकलना है, एहतजाज करना है। खैर, अगली खबर डिस्कस करेंगे। शहर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कोरोना शहर में खौफ की अलामत बनने लगा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, खौफजदा नजर आ रहे हैं। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो शहर लाहौर में कोरोना की वजह से 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं और मजमूई तादाद शहर लाहौर में मरीजों की 29,819 तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। मजमूई अमवात 419 हो गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 333 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, 124 वेंटिलेटर पर हैं। क्या कहेंगे सुमरू साहब? देखिए, इस वक्त लाहौर समेत सूबे भर में जो कोरोना मरीजों की तादाद है पंजाब की, वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और वो 60,000 से तजावुज़ कर गई है। और लाहौर में भी ये रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग अब टेस्ट करा रहे हैं और लोग अपनी सेहत के मुतालिक कॉन्शियस हैं कि कम से कम टेस्ट कराने के बाद उनको ये मालूम हो जाए अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव है तो वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जो उसकी इनिशली अपने आप को रिकवर करने के हवाले से इंतज़ामात हैं उसकी तरफ वो तवज्जो दें। तो शहर के अंदर एक दिन में जो 19 हलाकतें हुई हैं, अफराद जाँ भाग हुए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और बाइस तशवीश इसलिए भी है कि शहरियों को पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि आप जो एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाएं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से है, मास्क पहनने के हवाले से है या आप खुद को सैनिटाइज करने के हवाले से है। अब जब आप उसके अंदर लापरवाही इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका नुकसान ये होगा कि आप न सिर्फ खुद उसका पॉजिटिव की तरफ जाएंगे बल्कि अपने अहले खाना को भी जो है वो मुतासिर करेंगे। तो इसलिए लाहौर के अंदर आपको ये तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जो लाहौर में एक केस था और अब वहाँ पर आप देखें कि वो 29,000 के करीब पहुँच गया। अब दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरफ आप कह रहे हैं कि एक तरफ तशवीश है और एक खुशखबरी भी है, अच्छी बात भी है, उसके साथ बुरी बात भी है। पहले मैं अच्छी खबर ये बता दूं कि महकमे ने अब ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया है कि आप जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है एक्टेमरा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शहर के 6 अस्पतालों में और सूबे के 21 अस्पतालों में उसके इस्तेमाल की परमिशन दे दी गई है। लेकिन बुरी खबर यह है कि एक्टेमरा मार्केट में मौजूद नहीं। बिल्कुल मौजूद है तो ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक्टेमरा की जो कीमत है वो 1,50,000 के करीब। और सुमरू साहब, लोग ये कीमत पे करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। अब आपका मरीज वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आप 10 लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहां मर्जी से महंगा इंजेक्शन हमारे मरीज को। अब वो जो टाइम है उसमें अगला बंदा जो है, जो स्टॉकिस्ट है इंजेक्शन के, ये बुनियादी तौर पर वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि कंपनी को जो ऑर्डर देना है उन्होंने इंजेक्शन का, हुकूमत को कुछ नहीं चाहिए। हुकूमत ने बस अस्पतालों को परमिशन दे दिया और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गई है कि हमने कह दिया अस्पताल अब इस्तेमाल कर ले इंजेक्शन, मिले ना मिले, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, हुकूमत को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने हर प्रोग्राम में इसी बात पर तवज्जो दी और ये बार बार कहा
कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी इशू के अंदर अगर पब्लिक जो है वो उसके अंदर उसका शिकार हो जाती है तो उससे निकालने के लिए मुकम्मल फैसिलिटेशन देनी होती है, और वो जब आप फैसिलिटेट करते हैं तो अल्टीमेटली रिलीफ पब्लिक को मिलता है। और हुकूमत बहुत सारे मराहिल में बहुत सारे पहलुओं पर जो है वो हमें गफलत का मुजाहरा करती नजर आई है, और उसका नुकसान जो है वो पब्लिक को भुगतना पड़ा है। अब देखिए, एक्टेमरा इंजेक्शन जो है ये एक पूरी डोज है, इसके अंदर 8 से 9 डोजेज होती हैं जो आपने वो पूरा कोर्स करना होता है, और एक डोज की जो कीमत इस एपिडेमिक से पहले जो कीमत थी वो 6 से 7 हज़ार के दरमियान थी, और यूं आपको कम से कम जो है वो 60-70 हज़ार रुपए की रेंज में ये इंजेक्शन, ये पूरा कोर्स एक्टेमरा का मिल जाता था। अब उसकी कीमत 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, अब 2 गुना कीमत तो है, लेकिन वो मिलेगा कहां से, उसकी खरीदारी कहां से होगी? मेरा क्वेश्चन भी आपसे ये ना कि हुकूमत ने ये कह दिया कि अस्पतालों को इजाजत है, इंजेक्शन है नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी? 2 चीजें हैं कि एक्टेमरा जब भी जैसे ही अनाउंस हुआ कि ये लाइफ सेविंग है, इससे कोरोना के जो पॉजिटिव लोग और क्रिटिकल हैं उनको लगाकर आप कम से कम उनको बचा सकते हैं, तो वैसे ही जो है वो मार्केट से जो स्टॉकिस्ट थे उन्होंने इसको फटाफट स्टॉक कर लिया और गायब कर दिया मार्केट से। क्यों गायब किया? कि इसको ब्लैक पर फरोख्त करेंगे, महंगे दामों फरोख्त करेंगे। कंपनी जो मार्केट के अंदर इंजेक्शन भेज रही थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्टेमरा बनाने वाली कंपनी जो मार्केट के अंदर इंजेक्शन की तरसील कर रही थी, क्या उसमें कमी आई है या उसमें इजाफा हुआ है? अगर उसमें कमी आई है तो कंपनी से पूछना चाहिए, और अगर इजाफा हुआ है इसके बावजूद मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, ब्लैक पर फरोख्त हो रहा है, तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो क्रैकडाउन करें। और शहरियों को इस हवाले से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि ऐसे अफराद कि जो मार्केट में ब्लैक के तौर पर ये इंजेक्शन फरोख्त कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें और हुकूमत को बताएं। देंगे ना तो हुकूमत की जानिब से इस पे कुछ नहीं किया जाना। हमारा ये जो माफिया है ये बहुत स्ट्रांग है और हुकूमत हमेशा इसके आगे घुटने टेकती है। हमें थोड़ी सी विंडो ओपन रखनी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात पर एग्री हैं कि ये बहुत ताकतवर गिरोह है, और इस ताकतवर गिरोह के खिलाफ आज तक कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको जो ताकत मिली है वो ताकत इन्हीं हुकूमत और हुक्मरानों और इन्हीं सियासतदानों ने फराहम की है, क्योंकि इनके स्टेक्स हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये पार्टनर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, ये ऑनर्स हैं। तो आप कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? फिर नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो रेलिवेंट महकमा है, उसके अफराद आपके साथ इन्वॉल्व है। तो ये पूरा इसकी लेयर्स है मुख्तलिफ, उस लेयर्स के ताकतवर होने की वजह से आज तक कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन मौजूदा हालात मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। एमरजेंसी की सूरत हाल है, और एमरजेंसी की सूरत हाल में आपको गैर मामूली इकदाम उठाने होते हैं, और गैर मामूली इकदाम उठाने का यही तरीका है कि आप कंपनी के साथ बात करें। गवर्नमेंट ने जो ये कहा है सेक्रेटरी नबील एवान ने कि आप जो है ये इंजेक्शन परचेज करें, 21 मरीजों के लिए 60 इंजेक्शन परचेज करने की हिदायत जारी की गई है। तो कंपनी के साथ बातचीत करें, डायरेक्ट बातचीत करें कि जनाब इस वक्त आपकी डिमांड एंड सप्लाई की क्या सूरत हाल है। और जो लोग इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं वो यकीनन अपने अजीज की, अपने वालदैन की, अपने बहन भाइयों की, अपने बच्चों की जिंदगी बचाना चाहते हैं, और जिंदगी की ये कीमत नहीं अदा कर रहे। वो उनके नजदीक की कीमत नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंस है कि जिंदगी बच जाए। अब हुकूमत जो है इसके अंदर जो लोग बैरियर पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई करने का यही वक्त है। इसके लिए अब इंतजार नहीं करना। आगे बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और अगर अभी भी कार्रवाई नहीं की तो पता नहीं कब की जाएगी। खैर, मुतासिरा इलाके जो सील किए जा रहे हैं कोरोना से, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। रॉयल पार्क भी सील किया गया है, और प्रिंटिंग प्रेस मालिकान के दर्जनों ऑर्डर अधूरे रह गए हैं। अब बहुत सारे इलाके हैं जो सील किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को परेशानी का भी सामना है, वहां पर लोग सरापा एहतजाज भी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, इलाकों को सील करने की बुनियादी जो फिलॉसफी गवर्नमेंट ने पेश की कि हम इस इलाके के अंदर जो रिहायशें इनको कर्टेन करेंगे। यानी कि पहली बात तो ये कि हम इस इलाके से किसी भी शहरी को बाहर नहीं जाने देंगे, और बाहर से किसी दूसरे शहरी को इस इलाके के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अब जो प्रिंटिंग एंड प्रेस का जो ये इलाका है, जहां पर अभी मैं वही बात कर रहा हूं, ये ताज़ा लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो जो लोग प्रिंटिंग का कारोबार करते हैं या जिन लोगों ने अपनी अशिया प्रिंट करानी है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो इससे फायदा हासिल करें। लेकिन अब उनको कारोबार भी मुतासिर होगा और आगे इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी। वो 2 लेयर्स के ऊपर जो है वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस इलाके के अंदर ये इंडस्ट्री आ गई है उसके लिए कोई स्पेशल एसओपीज बना ले,
उन SOPs पर अमल दरामद करा लें, लेकिन उसको शट डाउन ना करें। आपने हफ्ते में 5 दिन के लिए कारोबार करने की इजाजत दी है, वो 5 के 5 दिन भी बंद कर दिए तो उससे बेरोजगारी होगी। वहां पर काम करने वाला मजदूर, वहां पे काम करने वाला टेक्नीशियन, वहां पे काम करने वाला इंजीनियर, वो सब बेरोजगार होंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। और जो पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं उन ऑर्डर्स की डिलीवरी नहीं होगी। अब वो ऑर्डर्स आगे कहां कहां पर उसका जो है वो इम्पैक्ट होना है, वो एक पूरा एक अलग भाव है। तो आपने इलाके सील कर दिए, जिस भी आपने रूह के तहत, जिस भी मंतक के तहत किए, ठीक है, हमें उस पर कोई बातचीत नहीं करनी, लेकिन आप उसके अंदर ये देखें कि ये इलाका एक खास अहमियत का हामिल है, यहाँ पर इंडस्ट्री है। अगर उसको बंद कर देंगे तो उससे लोगों की इक्तिसादी बदहाली बढ़ेगी। सही। अच्छा, अब ये चीजें एक जगह जिस तरह पे हम देख रहे हैं कि जो भी इलाके बंद किए जा रहे हैं वहां पे जो लोगों को परेशानी का सामना है, अब सीएम साहब इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हालात खराब नहीं होंगे, तरक्याती काम मुतासिर नहीं होंगे, हर शहर तक समरात इसके पहुंचेंगे। किस तरह मुमकिन है? मौजूदा हालात में ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको सुमन साहब? पहली बात तो यह है कि तरक्याती काम हो कौन से और कौन से हो रहे हैं? बिल्कुल, पहला यहाँ पे जो सवाल अधूरे पड़े हैं वो आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा। पहला सवाल यही है कि तरक्याती काम कौन से हो रहे हैं कि जिनको मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, फिर तरक्याती काम से मुराद सिर्फ सड़क की तामीर है और या सड़क की मुरम्मत है, ये तो महज तरक्याती काम नहीं है। तो अगर तरक्याती काम हो नहीं रहे तो मुतासिर कैसे होंगे? अच्छा, एक तो सरकार के हैं आपके तरक्याती काम, लेकिन जो प्राइवेट ऑनर्स हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, जो उनके तरक्याती काम जो आपने रोक दिए, अभी हम जिस खबर का तस्करा कर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो सूबे का एग्जीक्यूटिव होगा ना। ऐसे ही है कि सूबे के एग्जीक्यूटिव की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने मातहत तमाम इदारों को, महकमों को हुक्मनामा जारी करें कि आप ये रुकावटें पैदा नहीं करेंगे। महज बयानात जारी करने से कभी भी ग्राउंड लेवल पे जाके पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलता। आपके जो तरक्याती काम छोटे पैमाने पर भी मौजूद हैं, जो रुके हुए हैं, उसमें आप देखिए, मिसाल के तौर पर जब इमरान खान ने बतौर वजीर आजम तामीराती इंडस्ट्री खोलने का ऐलान किया तो उसमें कहा कि तामीराती इंडस्ट्री महज तामीराती इंडस्ट्री नहीं है, इससे मुंसलिक 18 से 20 नीचे शोबा जाते हैं। तो इसी तरह से कोई भी महकमा होता है उससे लिंक नीचे शोबा जाते हैं। जब वो बंद होगा तो उससे पूरे का पूरा वो सर्कल जो है वो बंद हो जाता है और वो लोग बेरोजगार होंगे। और इस वक्त ये बड़ा सीरियस मसला है पाकिस्तान के अंदर कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हमारे पास तो यहाँ पर डेटा ऑर्गेनाइज करने का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अमेरिका ने जो परसों जो फिगर्स जारी की है, वहां पर 40 लाख से जायद लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास ऑर्गेनाइज सेंट्रल डेटा है। हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। हम तो महज कियास आराइयों पर और अंदाजों पर जो है ये बात करते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपके पास अगर डेटा हो तो वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल होगी कि जब हम ये जानेंगे कि इतने लोग बेरोजगार एक्चुअल हुए हैं। और गवर्नमेंट ने कोरोना के हवाले से कोविड-19 को लड़ने के लिए जहां पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इकदाम उठाए, वहीं पर इक्तिसादी सूरत हाल पर यह पॉइंट उठाना चाहिए था, ये शोबा बनाना चाहिए था, बल्कि ये महकमा लेबर को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी कि वो वेबसाइट बनाए और उसके ऊपर डेटा जमा करें कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो तरक्याती काम जो है वो ना महज ये नहीं है कि आप जो है वो एक खास सतह पर छोटे पैमाने पर कोई तामीराती काम कर रहे हैं। तरक्याती काम पूरा का पूरा मईशत की तरक्की है और मईशत की तरक्की का जो पहिया है वो रुका हुआ है। बता दिया कि 15 अरब का इजाफा भी बजट में किया गया है, तो शायद वो वाकई देखिए 15 अरब रुपए इजाफा जो बजट में किया गया है वो एक दिन में खर्च नहीं होना, वो तरक्याती बजट पूरे एक साल में खर्च होना है। पिछले साल भी जो आपका डेवलपमेंट बजट था वो आपका लैप्स हुआ है, आपने डेवलपमेंट बजट 100% इस्तेमाल नहीं किया। तो आपका ये जो इजाफा किया है ये तो अभी तो पैसे रिलीज होने हैं, अभी तो जो स्कीमें आई हुई हैं उन स्कीमों की दोबारा से पीएनडी वाले जांच पड़ताल करेंगे, फिर उन स्कीमों के अगेंस्ट जो है रोक के पैसे देंगे, फिर कभी पैसे रोक लेंगे, कभी महकमा फाइनेंस वाले कहेंगे तब तक जो टाइम बीच में होगा नहीं, फिर महकमा फाइनेंस वाले कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, जरा इंतजार करें, फिर प्रोजेक्ट फिर पैसे डबल आपके हो जाते हैं, फिर नया बजट भी आ जाएगा, वो कहेंगे अच्छा जी वो पिछला फंड सारा लैप्स हो गया। तो ये आप महज जो है वो अखबारात का पेट भरने के लिए बयान मत दें, ग्राउंड रियलिटीज पर बात करें। और मैं ये कहता हूं, हकीकत ऐसे बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया कि क्या होगा, असल में भी होता यही है। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल हमने डिस्कस की, फिर बिजली से लोग परेशान हैं, लोड शेडिंग हर जानिब हो रही है, और अगली खबर भी लोगों की परेशानी के हवाले से है, और वो ये है कि सुपर स्टोर्स ने आज से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। अवाम जाएं तो कहां जाएं, कहीं पर भी अवाम को सुकून नहीं है। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखें जी, अवाम हमेशा से बेसुकून है और हुकूमतों की वजह से बेसुकून, और हुक्मरानों और इंतजामिया की वजह से बेसुकून होती है। हुकूमत ने यह फैसला किया पहले कि हम चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हुकूमत ने ऐलान किया हम इस माफिया को नहीं छोड़ेंगे, वो माफिया मुल्क छोड़ के चला गया। हुकूमत के इंतजामिया ने यह फैसला किया कि हम मार्केट में शहरियों को चीनी 70 रुपये किलो फराहम करेंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हुआ और अब चेयरमैन एसोसिएशन जो सुपर स्टोर्स के हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम 78 रुपये किलो चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। उसकी वजह 70 रुपये किलो चीनी फरोख्त नहीं कर सकते, उसकी वजह है कि हमें 78 रुपये किलो मिल रही है। 78 रुपए में खरीद के 70 रुपए में कैसे फरोख्त? अब मैं आपको बड़ा ही आसान सा फार्मूला आना बता रहा हूं। ये डिप्टी कमिश्नर के पास ही अकबरी मंडी है, 500 मीटर का फासला भी नहीं है। एक पुराने से कपड़े पहने और बिल्कुल आम शहरी बन के अकबरी मंडी में जाएं और वहां पे जाके डीसी साहब सुन रहे हो, और वहां पे डीसी साहब जाके मालूम करें कि जनाब मुझे होलसेल में चीनी चाहिए, क्या रेट है। उन दुकानों को आइडेंटिफाई करें और फिर जाके उनके खिलाफ करें कार्रवाई, और कहें उनकी दुकानें सील करें, उनका स्टॉक कब्जे में लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने के लिए अमली तौर पर इकदाम करके फिर मीडिया पे आके ब्रीफिंग दें कि हमने ये कर दिया। साहब यहाँ पे डीसी साहब तो ये अंदाजा लगा लेंगे, अब उनके मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट को छोड़ दें, मजिस्ट्रेट को छोड़ दें। अब मसला ये है कि डीसी साहब आम आदमी बन के वहां जा नहीं सकते, वो उनको बहुत तकलीफ होगी और वो उस तकलीफ का सामना नहीं कर सकते। गर्मी का सामना करना पड़ेगा, उनको चाहिए चिंची में बैठें, उनके सामने से चिंची गुजरती है डीसी ऑफिस के सामने से, 10 रुपए भरें और अकबरी मंडी जाके उतर जाएं और वहां पे जाके मालूम करेंगे कि जनाब यहाँ पे क्या भाव बिक रहा है, और फिर जो है आप ऑफिसर बन के बाद में कार्रवाई करें। बात यह है कि जो मार्केट के अंदर आम आदमी की जिंदगी जी के तो देखें, जब उसको मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो क्या हाल होता है। और फिर आपको पता चले बाहर गर्मी कितनी है, और जब वहां पे आप जाएं और आपको बैठने के लिए एक टेबल भी ना मिले, एक स्टूल भी ना मिले, फिर आपको अंदाजा हो कि असल में ग्राउंड लेवल पे मसाइल क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। फिर एक मसला नहीं पता चलेगा, फिर 10 मसले पता चल जाएंगे आपको। अब मुझे एक बात बताएं कि अकबरी मंडी जिसने बुनियादी तौर पर चीनी की तरसील करनी है मार्केट के अंदर उन दुकानदारों को जो जाके आगे परचून रेट पर फरोख्त करते हैं, अब होलसेल मार्केट के ऊपर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है और आप कार्रवाइयां करने के लिए चले हैं जी सुपर स्टोर्स के ऊपर और परचून की दुकानों के ऊपर। तो इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है कि आपको मैकेनिज्म पता है, उसके बावजूद दानिस्ता तौर पर उस मैकेनिज्म को तोड़ने के बजाय एंड यूजर के ऊपर जाके आप जो है वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं। और भाई आपके पास ही है, वहां पे जाएं, कार्रवाई करें। जब अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमत 70 रुपए से नीचे होगी तो तब जाके आप सुपर स्टोर के ऊपर जाके कार्रवाई करेंगे कि जनाब आपको की तो कीमत खरीद ये है और कीमत फरोख्त आपने क्यों ज्यादा कर रखी है। हुकूमत का काम महज नोटिफिकेशन जारी करना नहीं होता। हुकूमत एक इंतजामिया का बुनियादी काम यही है कि वो हुकूमती फैसलों का इतलाक कराती है और उनके पास पावर है, उनके पास इख्तियारात हैं, ह्यूमन रिसोर्स है और मुतलका इदारे मौजूद हैं। अब मेरी बात सुने, अब ये जो पूरा मैकेनिज्म आपने बता दिया, खैर आपने तो बहुत सादा अंदाज बताया है, वो मुमकिन भी नहीं ऐसा होगा। नहीं, क्यों मुमकिन नहीं है? वो क्या ऐसा मुमकिन होता तो अब तक हो चुका होता। ऐसा मुमकिन होता तो हमने उनको इतनी खूबसूरत तजवीज दी है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर तजवीज नहीं हो सकती कि आप सादा कपड़े पहने, 10 रुपए भरें और वहां पे जाके विजिट कर लें। आप पेट्रोल भी बचेगा, सरकार की गाड़ियां भी बचेंगी और वो जो सरकारी मुलाजमीन को फटीक होती है उससे भी थोड़ा सी जान खुलासी होगी और आपको ग्राउंड लेवल पे अंदाजा भी होगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में कि ले जी डीसी साहब ने जो है ना ये अनोखी कार्रवाई की है और उन्होंने जो है वो एक आम शहरी बन के जो है वो और उनको पॉइंट आउट किया है कि कौन कौन से मार्केट पे चाहे चीनी की कीमत कम हो ना हो, लोग आपको जरूर चले आप अपनी स्टाइश के लिए कर लें अगर पब्लिक को रिलीफ नहीं भी देना। सही है, सही है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएगा, अब ये सब चीजें
क्या इन लोगों के माइंड में नहीं है? क्या इन लोगों के इतनी ज्यादा जो पूरी इन्होंने फौज भर्ती कर रखी है, उनको ये सब चीजें नहीं पता है कि उन्होंने पहले अकबरी मंडी में जाके कीमतों को कंट्रोल करना है, उसके बाद यहां पे कार्रवाई करनी है? तो फिर इनका माइंडसेट क्या है? क्यों सुपर स्टोर मालिकान को सबसे पहले कार्रवाई की जा रही है और वहां पर नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या फिर खुद उनको इजाजत दी जा रही है कि वो महंगी चीनी फरोख्त करें? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी मुतलका महकमे को या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अमले को एक सही मैकेनिज्म पता ना हो। और ये चीजें छुपने वाली ही नहीं है। देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको मैकेनिज्म पता ना हो। मैकेनिज्म पता होता है। आप सब कुछ दानिस्ता तौर पर कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जानबूझकर करना। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि पेशे नजर और मकसद पब्लिक को रिलीफ फराहम नहीं करना है। मकसद सिर्फ कागज भरने हैं, फाइलें भरनी है और ऊपर उस कागजों की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजनी है और कुछ भी नहीं है। वजीर आला पंजाब जरा हुक्म दे ना पूरे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को और सारे सेक्रेटरियों को कि जनाब आप इसकी मॉनिटरिंग करें, जैसे वजीर आला शहबाज शरीफ दिया करते थे कि एक खास इशू है तो फिर सारे एमपीए भी उसके ऊपर काम करेंगे, मिनिस्टर भी काम करेंगे और सारे करेंगे। जरा ये अहकाम जारी करें। देखता हूं मैं चीनी की कीमत कैसे 70 रुपए पे नहीं आती। बात यह है कि आपके अंदर अगर विल होगी तो तब आप करेंगे, और विल कब आती है? जब ऊपर से विल होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर ऊपर से भी आपको बयानबाजियां नजर आ रही हैं। हमारे वजीर नीचे के अमला बड़ा तेज होता है। कहते हैं ना, किसी अफसर के बारे में जानना हो ना, किसी अफसर के बारे में जानना हो कि वो कैसा अफसर है, तो उसके ड्राइवर से पूछो कि वो आपको बताएगा ये कैसा अफसर है। और ड्राइवर को उसकी इची बिची मालूम होती है कि ये इस अफसर की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और इस अफसर की सारा दिन की एक्टिविटीज क्या हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि नीचे के मातहत अमले को पता ही ना हो कि ऊपर क्या हो रहा है। वो ऊपर से देख के अंदाजा लगाते हैं कि हमने क्या करना है। जब ऊपर से संजीदगी नहीं है कि आपने पब्लिक को रिलीफ फराहम करना है, तो फिर मातहत अमला क्यों संजीदा होगा? वो क्यों कहेगा? सरकारी अफसर का तो वैसे रवैया ही है। सूरत हाल का खमियाजा कौन भुगतता है? हम अवाम। हमेशा अवाम होती है। देखिए, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो इंतजामिया की सूरत में मौजूद है, पूरी की पूरी हुकूमत जो ऐवानों के अंदर मौजूद है, वो पब्लिक की वजह से है, वो पब्लिक के लिए है और उनका वजूद भी पब्लिक की वजह से होगा ये कि स्टोर मालिकान चीनी बंद कर देंगे, लोग जगह जगह चक्कर लगाएंगे, पेट्रोल की तरह लोग घूमते रहेंगे। खैर, अब आटे की कीमत के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। सिमरू साहब, कीमतें बेलगाम हो गई हैं। 20 किलो का थैला 1050 रुपए का हो गया है। ये वो सब चीजें हैं जिस पर दावे किए जाते थे कि ये चीजें आपको सस्ती फराहम की जाएंगी। हमारे बहुत सारे वुज़रा दावे करते नजर आए, हमारे सीएम साहब दावे करते नजर आए कि आटा चीनी आपको जो है वो बहुत सस्ते फराहम किए जाएंगे और वही सब चीजें आपको महंगी मिल रही हैं। कहां हैं अब ये सब लोग? देखें जी, बात यह है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को गंदम की फराहमी के लिए हर साल हुकूमत ज़बरदस्ती किसानों से गंदम खरीदती है, और इस दफ़ा तो ये सूरत हाल थी कि किसान को अपने पास भी जो है वो 20 मन से ज़ायद गंदम रखने की इजाज़त नहीं थी। बाकी ज़बरदस्ती छापे मार के गंदम की बोरियां बरामद की, उठाई। आपने 1400 साढ़े 1400 रुपए फी मन गंदम खरीदी। वो इसलिए खरीदी कि हम वो गंदम जो है उससे निकलने वाला आटा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो एक तयशुदा तरीक़ाकार और सिस्टम है उसमें आसानी पैदा करेंगे। तो गंदम आपने खरीद ली, जो प्रीवियस स्टॉक थे वो आपने निकालने। तो अब अगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को आप गंदम फराहम नहीं करेंगे या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अवाम का इस्तेसाल करने के लिए कीमत बढ़ाने के मूड में बैठी है, तो हुकूमत जो है उसके ऊपर क्या कर रही है? अगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने यह इंतबाह जारी किया है कि हम जो है आटे की कीमत बढ़ाएंगे, हुकूमत जो है वो 1900 रुपए किलो 1900 रुपए मन जो है वो गंदम हमें फराहम कर रही है, हम आटा कैसे सस्ता करें? ये मुमकिन नहीं है। तो बात यह है कि हुकूमत की फिर ये जिम्मेदारी है कि वो फ्लोर मिल्स और चक्की आटा के जो मालकान हैं उनकी पूरी पूरी फहरिस्तें मौजूद हैं, उनको माजी में फराहम की जाने वाली गंदम की फहरिस्तें मौजूद हैं। वजीर खुराक के पास सारा डेटा है, उनको मालूम है, वो इस पर इजलास मुनक्किद कर चुके हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो फिर जो स्टॉकिस्ट फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की सूरत में मौजूद हैं कि वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं जाके इनका सर फाड़ दूं? जा रहे हैं, कौन कार्रवाई करेगा? इन सबको ये चीजें पता है, कोई नहीं कार्रवाई करेगा, कोई नहीं कार्रवाई करेगा। मैं तो यही कहूंगा ना कि जनाब आप ये करें, ये करें, ये करें, आपने ये नहीं किया, आपकी ये खामी है। मैं तो अगर वो इस पे काम एक्चुअली कर देंगे तो कौन फिर आवाम की मुश्किल मेरी बात सुने कि एक्चुअली वो ये नहीं करना चाह रहे ना। फर्ज शनासी क्या होती है? आपका जो अहद होता है उसके बारे में कुरान पाक में बड़े सख्त अल्फाज हैं कि आप अपना अहद नहीं तोड़ सकते। आप अपना अहद तोड़ेंगे तो उसकी यही सजा है। अहद क्या है? अहद यही है कि आप जब हल्फ उठाते हैं तो आप इस बात का अहद उठाते हैं कि मैं इस
हल्फ के तहत, इस मनसब के तहत जितनी भी जिम्मेदारियां उनको अदा करूंगा, उसकी फर्ज शनासी को मैं पूरे इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। आप उसमें डंडी मारेंगे तो मुझे बताएं, अहद शिकनी तो हो गई, आप तो अहद तोड़ रहे हैं, तो आपका नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का हो रहा है। और पब्लिक पहले ही पिसी हुई है। गुज़िश्ता 3-4 महीनों के दौरान पब्लिक के साथ जो सलूक हुआ है इक्तिसादियात की सूरत में या बंदिश की सूरत में, उससे तो निकलते हुए अगले 6 महीने उनको और लग जाएंगे। आप उनको कीमतों को मार्केट के अंदर, बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें तो कंट्रोल करें ना। हम नहीं कहते कि आप लग्जोरियस आइटम्स के ऊपर, लग्जोरियस आइटम्स की तो हमने कभी बात ही नहीं की। ये बेसिक चीजें, आटा चीनी हर गरीब ने भी इस्तेमाल करना है, गरीब और अमीर ने इक्वली इस्तेमाल करना है। वो ये गरीब जरूरत के तहत इस्तेमाल करेगा, अमीर थोड़ी है जरूरत से बढ़ के इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बेनिफिट होना चाहिए वो तो पब्लिक को होना चाहिए। आप इसलिए ओहदे लेते हैं, आप इसलिए वजारतें लेते हैं और इसलिए आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हैं कि पब्लिक को रिलीफ फराहम करने के लिए उस सिस्टम को आप स्मूथ करेंगे। लेकिन सुमरू साहब, अनफॉर्चुनेटली मकसद ही पब्लिक को रिलीफ फराहम करना नहीं है। अगर ये मकसद होता, अगर ये तरजीह होती तो हालात ये ना होते। खैर नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, पंजाब हुकूमत ने 1 खरब 67 अरब इजाफी इखराजात कर डाले हैं। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखें जी, मैं ना ये खबर पढ़ना चाहूंगा और ये खबर बहुत दिलचस्प है इसलिए आसे ताकि अवाम को इस बात का अंदाजा हो कि अवाम के टैक्सों से जमाशुदा रकम जो है वो कहाँ खर्च की जाती है। इससे अगली खबर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, जो फंड जो अभी गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने पाक अथॉरिटी के लिए जो है वो जारी किए। अब 1 खरब 67 अरब रुपए जो है वो आपने इजाफी खर्च किए हैं। ये पैसे तरक्याती कामों की मद में खर्च नहीं हुए। पहली बात, ये पैसे जो हैं वो अफसरान के ऊपर खर्च किए गए हैं, अफसरान की गाड़ियों के ऊपर खर्च किए गए हैं, दफातर के ऊपर खर्च किए गए हैं, तनख्वाहों की मद में खर्च किए गए हैं, और उन अफसरान ने क्या काम किया ये भी बता दें। और आप देखिए, इसमें खौफनाक बात यह है कि एक अफसर के लिए आपने 37 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उस पर आपने खर्च कर दिए। हत्ता के गंदम और चीनी की मद में जो सब्सिडी फराम करके आपने फ्लोर मिल्स और शुगर मिल मालकान को फवाइद और बेनिफिट फराम किए, उसकी मद में खर्च कर दिए। तो ये 1 खरब 67 अरब रुपए की इंतहाई गैर मामूली रकम है जिसको आपने बजट के इजाफी पैसों की सूरत में आपने जारी किया। अब इसमें एक जो आम तरीन बात यह है कि पंजाब असम्बली में इजाफी तौर पर 62 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि ऐवान वज़ीर आला के लिए 19 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए गए। अब ये इजाफी से मुराद क्या होता है? इजाफी से मुराद ये होता है कि आप वो पैसे खर्च कर रहे हैं जो मंजूर शुदा नहीं है। जो आपके बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो पैसे एलोकेट नहीं थे। आपको एलोकेट हुए 100 रुपए, आपने कहा नहीं जी मुझे 30 रुपए और दें, 100 रुपए खर्च हो गए हैं, ये इजाफी हैं। आपको जो 100 रुपए दिए गए थे वो आपके पूरे साल के इखराजात के तखमीने को मद्देनजर रख के आपको जारी हुए थे। आपने जायद इखराजात किए, अपनी अयाशियों पर, अपने लल्ले तल्लों पर पैसे खर्च किए, वो पैसे आपने दोबारा जायद रकम और इजाफी रकम की सूरत में वसूल किए हैं। 1 खरब 67 अरब रुपए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अवाम सुन लें कि 1 खरब 67 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं पंजाब हुकूमत ने अल्ले तल्लों में, और उसके बेनिफिशरी मखसूस किस्म के सियासतदान, मखसूस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और वो सनतकार हैं जो कि हुकूमत के अंदर शरीक हैं और वो अवाम के पैसों की बुनियाद पर इस्तेसाल करते हैं। और इसके साथ ही आपने अगर इसको आगे बढ़कर चलें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो तशहीरबाजी, जो मुख्तलिफ, एक तो है ना इश्तिहारात आपने वैसे दिए हैं मुलाजमतों के, उसके अलावा आपको एलोकेट हुए पैसे कि आप 1 साल के अंदर आपने इतने इश्तिहारात देने हैं, और वो पैसे एलोकेशन किस बुनियाद पर होती है? जो बजट बनाते हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं, वो एलोकेशन उस बुनियाद पर होती है जो आपने दस्तावेजात अपने महकमे से उनको अरसाल की होती हैं गवर्नमेंट को, महकमा फाइनेंस को, उसकी बुनियाद पर पैसे आपको मिलते हैं। तो अगर आपको 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 97 लाख रुपए आपने इजाफी वसूल कर लिए, इजाफी हासिल कर लिए कि हमने मजीद जो है वो तशहीर करनी है, और इसी के साथ जो है आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बार बार ये कहती है कि हम कफायत शारी कर रहे हैं, सादगी, उसकी मिसालें जबरदस्त कायम मुझे बताएं
कि आपके वजीर आला हाउस के अंदर जो है वो अखराजात में इजाफा हो गया, आपने इजाफी पैसे खर्च किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये खर्च किए हैं, ये पैसे मिले नहीं है, ये पैसे खर्च किए हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये पैसे खर्च हो चुके हैं। मुझे बताइए कि इसका हिसाब कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। ये पंजाब असेंबली की जो पब्लिक एंड फाइनेंस और पब्लिक अकाउंट्स ऑडिट की जो कमेटियां बनी हुई हैं, ये किस चीज के लिए बनी होती हैं? ये इस चीज के लिए बनी होती है, कोई ऑडिट करेगा ना कोई पूछेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कमेटियों के अंदर अपोजिशन के लोग होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर एक्सचेकर के तौर पर काम करें, और जब ये भी काम नहीं करते और महज जो है टीवी के ऊपर आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्जामात करते हैं, तो फिर इनको इन कमेटियों से इस्तीफे दे देने चाहिए। इनको उन कमेटियों में नहीं बैठना चाहिए कि जहां पर पब्लिक जो मनी है उसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उसके प्रोटेक्शन के लिए इकदाम नहीं उठा सकते। इनके पास पूरी पावर है। सुमरू साहब, वक्त कम है, मुझे आप पाक अथॉरिटी पे भी आपका एक कमेंट चाहिए। अखराजात के लिए 9 करोड़ 36 लाख जारी जी, ये 9 करोड़ रुपए आपको किस मद में खर्च हुए? 3 गाड़ियां, ब्यूरोक्रेट को नई गाड़ी चाहिए होती है ना, बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेट की तो जो है वो रोटी हजम नहीं होती जब तक वो 1800 सीसी गाड़ी के अंदर ना बैठे। ब्यूरोक्रेट के लिए नई गाड़ियां खरीदनी है, ब्यूरोक्रेट के लिए जो आपने नया दफ्तर बना के देना है, उस दफ्तर के अंदर आपको नया फर्नीचर चाहिए, नए फर्नीचर के साथ आपको वहां पे मुलाजिम चाहिए, उनको तनख्वाहें देनी है, दफ्तर बनेगा, सारा कुछ होगा। ये वैसे ही होगा जैसे लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के साथ आज तक किया गया है कि 1.5 अरब से ज्यादा आपने अब तक जारी कर दिया है और टके का काम नहीं किया कंपनी ने। आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की अयाशी के लिए पैसे देते हैं, और पैसे किसके होते हैं? पब्लिक के होते हैं, और आवाम का इस्तेसाल इसी तरह से होता रहेगा, और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को इसी तरह से नवाजा जाता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। थैंक यू सो मच सुमरू साहब। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये वो जुमला है जो कि अपनी मिसाल आप बन गया, जिसने हर किसी के दिल में घर कर लिया, जिसने अपनी पहचान बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तारिक अजीज साहब की, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन का वो प्रोग्राम लेकर चले जो कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप बन गया, और लोगों के दिलों में आज तक वो प्रोग्राम इस तरह से लोग डिस्कस करते। कल से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर बार बार इसी प्रोग्राम का जिक्र किया जा रहा है। बहुत बड़े लेजेंड जो कि अब हम में मौजूद नहीं रहे। कल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से वो जहाने फानी से कूच करके, हर कोई उनके फन का दिलदादा नजर आ रहा है, गुफ्तगू करता हुआ नजर आ रहा है। बिलाशुबा पीटीवी के शो नीलाम घर से उन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की, और फिर उनका मुनफरिद अंदाज था मेजबानी का, लबो लहजा जिसका हर कोई जो था वो मद्दा था। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमने देखा कि उनकी लबो लहजे का जो है वो अंदाज अडॉप्ट करते भी नजर आए, उनकी तारीफ करते भी नजर आए। बहुत सारे लोग हमने सोशल मीडिया पर देखा उनके फन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, उनके लबो लहजे के मद्दाह नजर आ रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। तो हम प्रोग्राम के इस हिस्से में उनकी शख्सियत, उनके काम के बारे में जरूर बात करेंगे और एक अदना सी कोशिश करेंगे उन्हें खराज तहसीन पेश करने की। पीटीवी पर उनका जो पहला शो था उसकी कुछ झलकियां पहले आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। जी तो नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ की ये कहानी थी जो कि आपने तारिक अजीज साहब की ज़ुबानी सुनी। आज भी जुमेरात का रोज़ है, लेकिन आज तारिक अजीज साहब हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम उनको याद करेंगे, उनकी शख्सियत का जिक्र करेंगे, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी यही रहेगी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शायर भी हैं, एक्टर भी हैं, और कौन नहीं जानता। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे साथ जी मौजूद हैं सैयद मोहसिन गिलानी साहब, जिनको आप देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और उनके काम की हर जानिब हम देखते हैं लोग तारीफ भी करते नजर आते हैं। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, ये एज़ाज़ बख्शा कि तारिक अजीज़ साहब के बारे में मैं कुछ कह सकूं। छोटा मुंह और बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने वक्त दिया। एक मुनफरिद अंदाज, और हमेशा हमने देखा कि अपनी मिसाल आप, हम बहुत सारे लोगों को आजकल मेजबानी करते देखते हैं ना, तो आप इंस्पायर होते हैं, इन्हीं शख्सियात जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मुनफरिद अंदाज जो उनका था वो आज भी उन्हीं का ही है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में स्टेज पे सरकारी हो गैर सरकारी हो, जहां भी कोई बड़ी तकरीब हुई, जो भी वन मैन शो करने आता था, जो भी बड़ा महान एक्टर था, जो भी गुलकार था, जो भी उसकी प्रोग्राम की मेजबानी करता था, जब तक वो तारिक अजीज के लहजे में बात करना या उनकी नकल करके नहीं दिखाता था, वो प्रोग्राम कामयाब नहीं होता था। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्टिस्ट की एक की बात करूंगा, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि मोइन अख्तर किसी भी शो में अगर तारिक अजीज नहीं बनता था तो वो शो कामयाब नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। शख्सियत के बारे में मन के जानना चाहूंगी। काम का तो हर कोई मद्दा है, हर कोई उनकी तारीफ करे। आपकी पर्सनली कोई मुलाकात हुई, कोई वाकया याद है? वो बिल्कुल बड़ी तल्ख मुलाकात हुई थी। अच्छा। गुफ्तगू जरा तल्ख थी। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मेरा ताल्लुक मुल्तान शरीफ से है और वो मेरे मुल्तान शहर के डिवीजन सहीवाल से हैं। और अगर आप यूं कहें तो मैं छोटी सी अगर उनके बारे में कहूं कि मियां अब्दुल अजीज साहब, जो पाकिस्तान बनने से पहले एक ब्रिटिश इंडिया था तो उसमें रहते थे, मियां अब्दुल अजीज, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही अपने नाम के साथ मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो फिर अप्रैल में 28 अप्रैल थी या ऐसी अप्रैल में या 28 अप्रैल में 1936 को उनके यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने तारिक अजीज रखा। अब पाकिस्तानी वो पहले लिखते थे, मुहिब्बे वतन थे, हिजरत की, साहिवाल आए और वहां पे तारिक अजीज साहब ने तालीम हासिल की, पल बढ़कर जवान हुए, कुछ कर दिखाने के लिए लाहौर की तरफ रुख किया, क्योंकि लाहौर एक ऐसा मरकज था कि जो भी पाकिस्तान से अपने आप को मनवाने निकलता है वो लाहौर में आ जाता है। बिल्कुल। तो लाहौर में आके लोगों को आज वो तारिक अजीज नजर आता है जिसकी आवाज, जिसका लहजा, जिसकी शोहरत, लेकिन तारिक अजीज के फाके किसी को नहीं पता। वो फुटपाथ पे रहे किसी को नहीं पता, वो बेघर बेदर रहे किसी को नहीं पता। वाकई बहुत सारे लोगों से उनकी जिंदगी का ये पहलू छुपा है। ठीक है। उसके बाद उनके मामू के जानने वाले कुछ शायर हजरात, जिसमें मैं दो को जानता हूं, एक सागर सिद्दीकी और एक तस्लीम फाजली साहब। तो यहाँ रॉयल पार्क है, तो वहाँ एक बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरों में सब रहते थे शायर हजरात। तो वहाँ जगह मिली तो कभी किसी से कुछ खा लिया, किसी ने चाय पिला ली, खाने पीने के पैसे नहीं होते थे। अच्छा। बिल्कुल फाके वाली जिंदगी थी। तो किसी अखबार से भी मुंसलिक होने की कोशिश की, कुछ सहाफी बनने की भी कोशिश की, हर तरफ नाकामी थी, परेशानी थी। तो फिर एक शायर, एक राइटर जो लिखते थे, वो इनको रेडियो पाकिस्तान लाहौर ले गए। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जाके उन्होंने बताया, यार इस लड़के की आवाज अच्छी है तो इसको सुनो। तो उन्होंने सुना, तो आवाज और अंदाज तो था। तो उस वक्त आवाज और अंदाज मोहम्मद अली साहब को देख लें, मुस्तफा कुरैशी साहब को देख लें, अफजाल अहमद साहब को देख लें, तलत हुसैन साहब को देख लें, सबके पास एक आवाज है, एक अंदाज है, लबो लहजा है, जो स्ट्रेचेस पॉजेस के साथ बोलते हैं। जो अच्छा उस वक्त था कि लफ्ज आपने क्लियर करना है कि मैं वहां जा रहा हूं, ऐसे हूं की जो आखिरी हूं जो है ये भी समझ वो भी वाज़ेह होनी चाहिए। तो वो है। अब तो सीधा सीधा कहते हैं मैं वहां जा रहा हूं, तो बात निकल गई। तो उस वक्त ये तय था। तो ये अंदाज इनका छा गया, बिल्कुल सबके दिलों में उतर गया ये अंदाज, और वहीं से सफर का आगाज भी हो गया। अब वो फनी सफर का आगाज उनको रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने उठाया। सही। और मैंने इसलिए बड़े नाम जो थे उनका जिक्र किया कि सबका, मुझ समेत, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, सबका आगाज रेडियो पाकिस्तान में। तो वहां से जब सिलेक्शन हो रही थी पीटीवी की कि वहां अनाउंसमेंट कौन करेगा, एक खूबसूरत सा आदमी जो एक बावकार शख्सियत का मालिक, घन घरज वाली आवाज, लबो लहजा,
तो उनकी सिलेक्शन हुई, अल्लाह ने मतलब इतनी रहमत की कि वो मेहनत वो फाके रंग ले आई, वो फाके वो मेहनत रंग ले आई। और तारिक अजीज साहब ने पहली अनाउंसमेंट की जो आपने देखी, जो हमने देखी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। उसके बाद वो शोहरत उनको मिलती गई, वो आगे बढ़ते गए। फिर 1974 में, अब ये बात काबिल गौर है, मैं सबको बताना चाहता हूं कि 1974 में जब आप नीलाम घर कराची करने गए, पैदा जलंधर में हुए, पढ़े भले यहां पे साहिवाल में, वहां पल बढ़कर जवान हुए, तालीम हासिल की, फाके काटे, लाहौर में सफर का आगाज किया। और बकौल उनके कि लाहौर ने पंच मारे बॉक्सर की तरह, बहुत परेशानी का जो वक्त था, तो वो उन्होंने वहां देखा। शोहरत जाके मिलती है उनको कराची शहर में, और जब अरूज पे जाते हैं तो शादी होती है पेशावर में। अच्छा सही, ठीक है। और जैसे जैसे उस वक्त जब शोहरत थी तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे लोगों को पता लगता था कि तारिक अजीज की शादी है, निकालो पिस्टल, डाक डाक दस दस, वो लोग खुशियां मनाते थे, इतनी शोहरत थी माशाल्लाह उनके पास। तो हमारे कासिम जलाली साहब, मेरा ऑडिशन भी लाहौर में कासिम जलाली साहब ने किया था, जो जीएम रिटायर हुए पाकिस्तान टेलीविजन। उनका कहना है कि प्रोग्राम जब लाइव होता था तो उस वक्त कोई अदाकार, कोई मेहमान अगर लेट हो जाए, जैसे हम लाइव शो कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक है, कोई चीज है, लेट हो जाता है, बिल्कुल हो तो जाता आपको तो बोलना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तारिक अजीज साहब के पास ये हुनर था कि वो खूबसूरत शायरी, वो अल्फाज, वो बातें वो इस तरह करते जाते थे कि लोग समझते थे कि ये बातें बहुत जरूरी थी, मेहमान का आना जरूरी नहीं है। तो मेहमान बाद में पहुंचता था, तो वो कहते थे कि वो जो उनका बोलना है वो शायद हिस्सा था इस प्रोग्राम का। ये कासिम जलाली साहब का कहना है, बिल्कुल, कि लाइव प्रोग्राम में इस तरह बोलना एक बड़ा आदमी ही बड़े आदमी की तारीफ कर सकता है। बिल्कुल आपने सही तो कहा। हम तो सिर्फ उनका जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी जो मुलाकात हुई तारिक अजीज साहब से, पहली मुलाकात मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में अयूब खाबर साहब की एक किताब थी, उसकी रोनुमाई थी, उस आए हुए थे। मैं इस्तकबालिया में था, मैंने इस्तकबाल किया, मैंने स्टेज पे तकरीर की। मैं तकरीर में कुछ नौजवानी में बह गया, बहुत जज्बाती हो गया। मैंने कहा कि आप जैसे लोग हैं जो आप तो साहिवाल से हैं, मैं मुल्तान से हूँ, मतलब कि यहाँ के लोगों को आप सपोर्ट नहीं करते, यहाँ के लोग आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, आप जैसा कोई बंदा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर भी थे वहाँ अयूब खाबर साहब, और वो मैं ठीक ठाक बोला। तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि जब अपने आप को मनवाने का फन आ जाए तो टीवी के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। फिर मैंने स्टेज पे मेहनत की, रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैंने पर्शियन मूवीज की डबिंग की, मैंने इंग्लिश फिल्मों की डबिंग की, फिर मैंने मेहनत की, और फिर मुझे पीटीवी से कॉल आई, मैं वहां काम करने गया। काम करते करते फिर दश्त ड्रामा, दूरियां, दूसरा सामान, फिर एक जब नाम बन गया तो पीटीवी पे उन्हीं के कमरे में बैठ के जब चाय पी रहा था तो मैंने उनसे कहा मैं वही सैयद मोहसिन गिलानी हूं जिसने जरा तल्ख तकरीर कर दी थी। अरे अच्छा, तो फिर आज यहां मेरे सामने बैठे हो, अपने आप को मनवाया, दरवाजे खुले। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जो शख्स मेहनत करता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की मदद भी हो। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, तारिक अजीज शख्सियत के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम उनको काम के लिहाज से तो जानते हैं, लेकिन जब वो अपने दोस्तों में बैठते थे, जब वो अपनी फैमिली में बैठते थे, तो उनकी शख्सियत कैसी थी, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अंदाज आपने देखा, हमेशा ये अंदाज लोगों के दिलों में जिंदा रहा। आज भी लोग जो हैं तारिक अजीज साहब को कॉपी करना चाहते हैं, उन जैसा अंदाजे बयां अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? देखिए, तारिक अजीज साहब एक ही थे, कोई और नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब हम जो बोलते हैं ना, जो अब हमारी नई नई नस्ल है, हम कुछ लफ्जों के वजन को समझे बगैर बोल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, वो लफ्ज का वजन बताते थे कि ये लफ्ज जो है मोहब्बत, और वो अंदाज से उनके पता, नफरत, वो लफ्जों की जो एक अपनी ताकत है, एक वजन है, वो उस हिसाब से बयां करते थे कि लफ्ज खुद बोलते थे कि हमें कौन कह रहा है, और उसी तरह से आते थे कि उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो सबके दिल पे उतरता था। ये खूबी थी उनकी।
उनका सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। और जब अरूज पे थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा जोशीला जवान मिल गया जिन्होंने मतलब जो खड़े होके बोलते थे तो जमा हो जाता था। वो आवाज, वो अंदाज वहां भी काम आया, बिल्कुल। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका एहसान नहीं भूल सकती, ना ही भूलना चाहिए कि इन्होंने उस वक्त जलसों में जुलूसों में बहुत रौनक लगाई और दुनिया इनको देखने, इनको सुनने आती थी। बाद में पता लगता था कि सियासी लीडर कौन है, कौन आया, कौन गया, क्या बोल गया। जलसा खत्म होता था तो लोग ये कहते थे, यार वो तारिक अजीज मुंडे ने क्या बात की है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर 1992 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता। बिल्कुल। और फिर वो शोहरत के साथ साथ उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। 1997 के इलेक्शन में उन्होंने ऐसी शख्सियत को शिकस्त दी, आप मुस्कुरा रही हैं, ऐसी शख्सियत को शिकस्त दी और बड़ी भारी शिकस्त दी। वो हमारे आज के वजीर आज़म इमरान खान है। बिल्कुल। अब अंदाजा लगाइए कि अच्छा, आज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी हल्के से आप किसी अदाकार को, शायर को, गुलकार को, किसी को भी आप खड़ा कर दें, बिल्कुल वो नहीं जीत सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। तारिक अजीज के पास कुछ तो था, ये अल्लाह का करम था उनके ऊपर, नीयत का साफ आदमी। बिल्कुल। हर छोटे जो उनके ऑफिस के बाहर चपड़ासी भी होता था, उससे भी वही मोहब्बत, और GMPTV के साथ भी वही अंदाज, वही ये होता है असल में हम जो कहते हैं ना बड़ा आदमी, ये होता है कि जिसने अपनी मोहब्बत का अंदाज हर किसी के साथ बराबर रखा है। मैं कुछ बात करना चाहूंगी प्रोग्राम नीलाम घर की, कुछ यादें, हर कोई वही प्रोग्राम डिस्कस कर रहा है। कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी नीलाम घर की छोटी छोटी चीजें लोगों ने डिस्कस की हैं और अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, अपने पेरेंट्स के नीलाम घर में शिरकत के एक्सपीरियंस बताए हैं। कोई आपको याद हो से क्या मुराद कि मतलब आपको अगर स्टेज पे अदाकारी करनी है, कहीं ड्रामा बोलना है, कहीं कुछ कहना है, तो आप नीलाम घर ना देखें, ही कैसे हो सकता है? नीलाम घर देखना, ये तो उस वक्त जब हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे मामू के यहाँ होता था टीवी, तो सब लोग जमा होकर बैठते थे, प्रोग्राम देखते थे, तो हमें इंतजार रहता था तारिक अजीज साहब का, उनके अंदाज का, क्योंकि मेरे अंदर एक फनकार था, तो मैं तो खास तौर पे मतलब उन्हें देखता था, वो मेरे आइडियल थे। और फिर मुझे जब ये भी पता था कि वो साहिवाल से आए, तो यार मैं मुल्तान से जाऊंगा, हमारा एक डिवीजन है, अच्छा उन्होंने लाहौर में मेहनत की, मैं भी करूंगा, ठीक है। फिर उनको कासिम जलाली साहब उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो मेरा ऑडिशन भी कासिम जलाली ने किया। अगर वो 1974 में कराची में जाते हैं तो मैं 1984 में कराची में बैठ गया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, और वही स्ट्रगल, वही सब कुछ। तो तारिक अजीज साहब तो हमारा आइडियल थे। बिल्कुल। मैं एक बात और उनकी शख्सियत के बारे में कहना चाहता हूँ। नीलाम घर के हवाले से लोग कहते हैं वो शख्सियत जो सामने है, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ जो सामने नहीं है। वो ये है कि एक मुहिब्बे वतन मियां अब्दुल अजीज के बेटे तारिक अजीज साहब, ठीक है, खुद कितने मुहिब्बे वतन है। अच्छा, यहाँ इस बात में उनका एक दर्द भी छुपा है। वो दर्द ये है कि उन्होंने अपनी तमाम जायदाद, पैसा हुकूमत पाकिस्तान के नाम किया। सही। उन्होंने अपने उस वक्त के सोशल मीडिया में एक पोस्ट लगाई थी कि ये सब, मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने अपनी आंखों का अतिया देने का भी कहा था कि मैं, बिल्कुल, ये भी मुझे याद ऐसे ही है। तो वो दौलत भी, पैसा भी सब पाकिस्तान के नाम किया, जो बीवी का हक बनता है वो उसके नाम किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद नहीं है। अब ये छोटी बात में मुझे एक चीज समझ आती है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे। और एक बात समझ में आती है, और जिसको चाहे देकर ले भी ले। बिल्कुल। तो यहां से एक बात समझ में आती कि इस बात में दर्द भी है। और कुछ लोगों का ये कहना है, मुझे मतलब पक्का नहीं पता, कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया था जो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इसलिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो जिसको चाहे दे और चाहे देकर ले भी ले। तो ये मुहिब्बे वतन, उस मियां अब्दुल अजीज का बेटा अपना सब कुछ पाकिस्तान को दे के जा रहा है। बिल्कुल।
जैसे ही खाली हाथ था वैसे ही खाली हाथ चला गया, लेकिन मोहब्बतें, दुआएं, शोहरत, इतना कुछ समेट के गए तारिक अजीज साहब, शायद ही किसी के नसीब में होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कुछ कभी कभी मैंने देखा सीरियस शख्सियत भी उनकी लगती थी, कुछ आपको सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में उनके कुछ बताना चाहें कि गैदरिंग से बैठे थे तो किस तरह से? मेरी मतलब जब भी मुलाकात हुई वो आर्ट्स काउंसिल में थी तो जरा वो और तरह की थी, लेकिन जब टीवी में पीटीवी के अंदर मुलाकातें हुई हैं तो उसमें मैंने उनको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है और लतीफे भी बहुत मजेदार सुनाया करते अच्छा। थे। हाँ, और लतीफे के साथ साथ उर्दू शायरी और किसी का कोई मुकालमा, किसी का कोई, उनको वो बहुत पसंद था। हमारे वो अजाखा वारिस शानू उठ कबरां विचों बोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तो लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां ते वारिस शानू कह। तो वो बहुत जोश और जज्बे के साथ सुनाया करते थे, उनको बहुत पसंद था। इतना ज़हीन आदमी के शायरी में, लफ्जों में, बड़े बड़े लोगों को वो पढ़ते थे। आज तो खैर किताब पढ़ना भी बहुत दूर हो गया, तो आज तो हम सच्चे दिल से किसी की तारीफ भी नहीं कर पाते। वो तो उनकी शायरी, उनके अल्फाज, उनको पढ़ के हर बड़े आदमी को बड़े अंदाज से वो पेश करते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। मुतादिद फिल्मों और ड्रामों में भी उन्होंने काम किया, कैसे देखते हैं उनकी अदाकारी को? मैं यहाँ एक बात करूंगा, हो सकता है लोग मुझसे इख्तलाफ करें। उनको शबाब किरानवी साहब ने अपनी पहली फिल्म इंसानियत में कास्ट किया था, तो इंसानियत फिल्म में आए, फिर सालगिरह भी थी, एक दो और फिल्में भी थी, लेकिन इंसानियत और सालगिरह में उनको काफी शोहरत मिली। लेकिन एक चीज थी कि वो जो लहजा, जो अंदाज उनके अंदर उतर चुका था, तो वो फिल्म के अंदाज में भी वो सामने आता था, एक्टिंग में। तो ये चीज थी, मेरा ख्याल है, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनको इतनी शोहरत उस तरह से नहीं मिल सकी जिस तरह का वो सोच रहे थे या फिल्म डायरेक्टर सोच रहे थे। बिल्कुल। तो वो एक लहजा, एक अंदाज बैठ गया, वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था, जिसको आप उस पे से बाहर नहीं निकाल सकते थे। एक्टिंग मैंने में भी इसलिए नहीं कहा निकाल कि हो सकते सकता है कि करोड़ों लोग इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं बतौर सदाकार, एक ड्रामा निगार, एक अदाकार की हैसियत से कह रहा हूं कि शायद इस वजह से वो ज्यादा फिल्में नहीं कर पाए कि उनकी वो फिल्में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि तारिक अजीज इस कैरेक्टर में है। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है नईम ताहिर साहब, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे तारिक अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम बात कर रहे हैं तारिक अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा, और आपके तमाम सुनने वालों, देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। बहुत दुख हुआ कि एक पुराना साथी, एक पुराना हमसफर हमसे जुदा हो गया है। तारिक अजीज ने एक बड़ी जिद्दोजहद की है। उन्होंने जब रेडियो में काम किया तो ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब के अंदाज़े गुफ्तगू से कुछ असर लिया। कुछ खुद भी शायर थे और अपना उनका एक अंदाज भी था, जिसकी वजह से वो टेलीविजन के प्रोग्राम नीलाम घर में बिल्कुल मरकजी शख्सियत बन गए। नीलाम घर जाहिर है प्रोग्राम जिन्होंने कंसीव किया होगा वो बहुत से प्रोड्यूसर्स होंगे, लेकिन उसकी शोहरत की वजह तारिक अजीज का वो अंदाज था जो उन्होंने अपनाया। यूं तो उस प्रोग्राम में कमर्शियलिज्म भी था, हंसी मजाक भी था, सब कुछ था, लेकिन तारिक ने अपनी शख्सियत उससे बहुत उजागर की। बिल्कुल। और क्योंकि तारिक अजीज हर दिल अजीज हो गए थे, वो अपनी उस आदत में, अपने उस अंदाज में यूं समझिए कि एक तरह से मुक़य्यद भी हो गए। ये जो बात मैंने बिल्कुल, तो उसकी वजह से वो दूसरी जो रेडियो या फिल्म वगैरह या स्टेज में वो अंदाज जो है वो नहीं कामयाब हो सका। वो अंदाज नीलाम घर का अंदाज था और वो नीलाम घर के लिए ही मौजूद था। मुलाकात उनसे कम होती थी क्योंकि वो कुछ सियासत में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे। बिल्कुल। और उनके सियासी किरदार के बारे में तो मुझे नहीं कुछ कहना,
अलबत्ता मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि उन्होंने अपना एक इनफिरादी स्टाइल बनाया, जिसकी वजह से वो नीलाम घर का उन्होंने अंदाज अपनाया, और वो नीलाम घर का उनका अपना अंदाज ही उनकी शख्सियत का सिंबल बन गया। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज साहब की शख्सियत के बारे में आपने बिलाशुबा जो फरमाया, हम सभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। वक्त कम है, मुझे आपका एक मैसेज चाहिए, क्या कहना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, और फिर तारिक अजीज साहब को देखते हुए कोई खास मैसेज आप चाहें? पहले तो एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तारिक अजीज साहब ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप मुस्तकबिल में आप सियासत में रहे, आपने देखा हालात क्या हैं, कैसे हैं, फिर मुस्लिम लीग से भी फिर दूसरी भी पार्टी में वो चले गए थे, तो उनसे पूछा कि आप क्या देखते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक आदमी में वो दम देख रहा हूं जिसको मैंने शिकस्त दी, वही शायद इस मुल्क के लिए कुछ करे। तो इसमें और आज उनकी बात पूरी होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि तारिक अजीज एक चीज़ बता के गए हैं सबको कि आप सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद आप बड़े लोगों की किताबों को पढ़ो और बड़े लोगों का अदब करना सीखो। फिर आपको कोई तकलीफ परेशानी होती है तो फिर उसमें मायूस ना हो, तो फिर आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर अल्लाह जो आपको इज्जत दे उसको संभालना भी आपको आता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सब कुछ तारिक अजीज साहब बता के गए और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आज हमारी नौजवान नस्ल को समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम तारिक अजीज साहब की शख्सियत के बारे में बात करें, उन्हें खराज तहसीन पेश करें, और इन दी एंड मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हम अपने इर्द गिर्द का खास तौर पे शहर लाहौर का माहौल देख रहे हैं, हर तरफ खौफ, डर और मायूसी की कैफियत, बेबसी की कैफियत नजर आ रही है, क्योंकि हम हर रोज रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। अब इसमें लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि घरों में अपने आप को क्वारंटीन किए हैं, उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है, खुदा ना खास्ता कहीं उनकी जिंदगी भी दगा ना दे जाए। अब ये एक जो खौफ दिल में बैठ गया है, डर दिल में बैठ गया है, ये आपकी इम्यूनिटी डाउन करता चला जा रहा है और ये खौफ आप अपने ऊपर तारी करके अपने आप को मजीद डाउन करते चले जा रहे हैं। क्या वजह है इस डर खौफ की? इसको कम कैसे किया जा सकता है? इस मुश्किल हालात में अपने आप को स्ट्रांग किस तरह से रखा जा सकता है? किस तरह आप पॉजिटिव चीजें सोच के अपनी जो जिंदगी है उसको बचा सकते हैं, अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को ताकत बख्श सकते हैं? ये बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी जो मैंने कहा ये इन हालात से आप एग्री करते हैं, क्योंकि अब कोरोना वायरस इस कदर शहर लाहौर की मैं बात करूंगी कि पंजे गाड़ चुका है। आपको इर्द गिर्द अपनी फैमिली से सुनने के लिए मिल रहा है कि फलां जगह पे फलां डेथ हो गई। अब इससे लोग इतने परेशान होकर बैठ गए हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि अपना काम काज छोड़ के घरों में बैठ गए हैं कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, अस्पतालों में जाएंगे तो इलाज नहीं होगा। अब ये सोच के आप बीमार होना शुरू हो गए हैं, आप घर में ही अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। किस तरह अपने आप को पॉजिटिव रखें? अन्ना, देखिए, जो कोरोना के साथ लड़ना है वो सिर्फ आपके जिस्म की जंग नहीं है, ये आपकी नर्व्स की जंग भी है, ये आपकी एक जहनी मजबूती का इम्तिहान भी है। आप नफ्सियाती तौर पे कितने सेहतमंद हैं इस चीज़ का इम्तिहान भी है। सो उम्मीद कह लीजिए आपकी जहन की सेहत का सबूत है। अगर किसी के पास भी उम्मीद है, वो मुस्बत है, तो इसका मतलब ये है कि वो जहनी तौर पे मजबूत है। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं ना, कुछ बड़े दलेर होते हैं, कुछ डरपोक से लोग होते हैं, कुछ नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, दलेर होना कोई और चीज है, बाज़ औक़ात दलेरी भी बेवकूफ़ी होती है। आपकी एहतियात वाली फिक्रमंदी वो जायज़ है, सही, लेकिन आपकी ऐसी फिक्रमंदी जो आपको नाउमीद कर रही है वो जायज़ नहीं है, वो गलत है। आप मुकम्मल एहतियात कीजिए, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना सीख लीजिए। बिल्कुल।
मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी कहा था, उसे रिपीट किए देता हूं कि दरअसल कोरोना ने लोगों को हर तरह से एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल। आपके ईमान को भी एक्सपोज किया, आपकी आला ज़र्फी को भी एक्सपोज किया, आपके लालच को भी एक्सपोज किया, आपके तवक्कुल को भी एक्सपोज किया, आपकी लापरवाहियों को भी एक्सपोज किया। बिल्कुल। और मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी में छुपी हुई बीमारियां थीं और कोरोना आया तो वो अया हो गई। बिल्कुल। वो बीमारियां वो दिल की थीं, वो दमा था, फेफड़ा था, गुर्दा था, कुछ था, वो ज्यादा हिट हुआ, एक्सपोज हो गई। आपके इख्तियार में क्या है? इख्तियार में मुकम्मल एहतियात है, फिर अल्लाह पे छोड़ना। अच्छा, अल्लाह के नामों में ना मुझे बड़ा अच्छा नाम लगता है। कभी कभी मुझे, अगर वो कह लीजिए कि जिस तरह आपको किसी बड़े भले दोस्त की जरूरत होती है, आपको किसी अपने गम गुसार की जरूरत होती है, आपको किसी अपने बड़े मजबूत रिलेशन की जरूरत होती है, वो नाम अल्लाह का बड़ा खूबसूरत तारुफ देता है, और वो है अल वकील। इस नाम का मतलब यह है कि आप अपनी वकालत के लिए अल्लाह को काफी समझते हैं कि मेरा रब काफी है, मैंने अपनी मुकम्मल एहतियात की है, मैं अपने आप को सुपुर्दे खुदा करता हूं। आप नहीं जानते मुकदमा कैसे लड़ना है, आप नहीं जानते कि मजीद आगे कैसे बढ़ना है, आप वकील के हवाले करते हैं और वकील उसको लेकर चलता है। और ये बहुत जबरदस्त चीज आपने बताई है। वाकई अगर हमारा तवक्कुल ये हो तो हम बहुत सारे डिप्रेशन, जिस परेशानी की मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो फिर आपके दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आए। मैं ना किसी जगह ये बात वैसे कर चुका हूं, लेकिन इसलिए दोहरा देता हूं कि उसी का मजमून बना है। एक बड़ी अच्छी किताब थी, लिव एंड रिलैक्स। अच्छा, ये कमबख्त ये किताब नहीं मिलती है, ये नायाब किताब है, को 50s में लिखी गई, और इसके लिखने वाला जोसेफ कैंडी था। छोटी सी किताब है, लिव एंड रिलैक्स। ये शायद पेड में कहीं मिल जाए, गूगल पे वैसे ना मिले। इस किताब में एक वाकया लिखा, एक शख्स था जो एक माहिर नफ्सियात के पास गया और उसने जाके कहा कि जी मैं बड़ा ही परेशान हूं, मैं स्ट्रेस में रहता हूं। उसने कहा कि रूटीन बताओ। उसने अपनी सारी रूटीन बताई। उसने उसी तरह का एक और प्रोफेशनल ढूंढा, उसकी भी वही रूटीन थी, उसके भी हालात वाकयात वही थे, उतने ही बच्चे थे, वही नौकरी थी, वो स्ट्रेस में नहीं था। इसने दोनों में मुआजना करके पूरी रिसर्च करके ढूंढा कि ये जो स्ट्रेस में रहता है, ये जब घर से दफ्तर आता है तो साइकिल पे आता है, और जिस साइकिल पे आता है उसके हैंडल गैर जरूरी तौर पे जोर से पकड़ता है। बाज़ लोगों को आदत होती है कुछ चीज, बिल्कुल है, ठीक है, जैसे दरवाजे मारने की आदत है, वो जो जोर से पकड़ता है, वो जो गैर जरूरी जोर है, वो जोर जिंदगी की हर तरफ जा चुका है। सही सही, ठीक है। हमारी जिंदगी में भी अगर गैर जरूरी कहीं हमने जोर लगाया हुआ है, गैर जरूरी फिक्रमंद हैं, गैर जरूरी हम कॉन्शियस हैं, गैर जरूरी हम बेइत्मीनानी का शिकार हैं, हर तरफ फिर हम उसको लेके जाने लग पड़ेंगे। सो मैं ये कहता हूं कि ऐसी लापरवाही जो बेवकूफी कहलाए, ऐसी बहादुरी जो बेवकूफी कहलाए, वो भी भली नहीं है। और वो समझदारी जो जरूरी है वो ये है कि मुकम्मल एहतियात के बाद आप अल्लाह पे छोड़िए। सही। आप ये देखिए कि आप, वो एक पूरी लिस्ट हमने कई प्रोग्राम्स में डिस्कस की कि कोरोना ने हमें साफ सुथरा रहने पे मजबूर कर दिया, हमें समाजी फासलों को मेंटेन रखने पे मजबूर कर दिया, हमें सिखा दिया कि बड़ा थोड़ा सा रख के भी जिया जा सकता है, 2 वक्त खा के भी जिया जा सकता है, तनख्वाह थोड़ी कम हो जाए फिर भी जिया जा सकता है, जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में बका बड़ा जरूरी है, बाकी सब चीजें वो गैर जरूरी है। आप जरूरत पे रहें तो थोड़ी चीजें चाहिए, ख्वाहिशों पे जाएं तो बहुत सी चीजें चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त में भी सीख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लतीफे से समझाऊंगा छोटा सा, कि एक नजूमी के पास एक औरत गई, नहीं शादी हुई थी, उसने हाथ आगे किया, उसने कहा मेरा खामंद मेरे साथ कैसा रहेगा। उसने हाथ देखा, उसने कहा पहले 2 साल बड़े मुश्किल है, उसने कहा उसके बाद तू आदत पड़ जाएगी तुझे। तो हमें कोरोना आने के बाद ये शुरू का वक्त बड़ा मुश्किल है, बाद में ये हमारा बॉडी वो इम्यून भी बना लेगा। मुझे लगता है कि शायद आधी अवाम को हो चुका होगा, वो ठीक भी हो चुके होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा। ये हॉस्पिटल तक वो पहुंचते हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन आती है, और अभी भी अगर आप उंगलियों पे गिने तो उतनी अमवात नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अल्लाह के बेइंतहा फजल हैं। आप किसी की डेथ हुई है तो आप देखिए उसमें बड़ी तादाद ऐसी जो पहले से बीमार थे और कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम था, या फिर उनकी डेथ हुई है जो जिनकी बीमारी छुपी हुई थी, मुख्फी थी, लेकिन कोरोना ने एक्सपोज कर दी। सो अपनी एहतियात के बाद अल्लाह पे छोड़ना, ये हमें सीख लेना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही। अब मुझे अब जैसा कि आपने कहा कि हम तवक्कल करके बहुत सारी चीजों पर ओवरकम कर सकते हैं, अब ये एकदम मुमकिन नहीं है। जिन लोगों की ये आदत बन चुकी है उनको अब हमने टाइम टू टाइम स्लोली इस चीज की तरफ लेकर आना है। कैसे मुमकिन है? आपको अपने रवैये किस तरह से चेंज करने हैं, लाइफस्टाइल
क्या करना है, इस पे हम बात करेंगे नाज़रीन। जी तो नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और ये तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप डिप्रेस हैं तो ऑब्वियसली एकदम तो न्यूज़ पे ओवरकम पा लेंगे, क्या क्या आपको अपनी एक्टिविटीज रखनी है, किस तरह से दिन गुजारना है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब डिप्रेशन को हमने कम किस तरह करना है। वो लोग जो कि आदतन ही ऐसे हैं, जो कि हर टाइम छोटी छोटी बात सुन के परेशान हो जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, अब उनको नॉर्मल जिंदगी की तरफ कैसे लेकर आना है। कासिम अली शाह साहब, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, आपका दीन आपको सिखाता है कि आप पॉजिटिव थिंकर बने। रहमत पे यकीन का मतलब ये है कि आपकी हैसियत, आपकी औकात से कई गुना ज्यादा अल्लाह आपको नवाजता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये देखिए अल्लाह का कितना करम है। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, हम इनके साथ कहते हैं फरिश्ते होते हैं, और वाकई होते हैं। आप देखिए कितनी बार गिरते हैं, कहां कहां चोटें लगती हैं। हम सबकी 2 आंखें इस वक्त नजर आ रही हैं। बड़े कम लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे जिनकी एक आंख फूटी, एक आंख नहीं है, डैमेज हो गई। अल्लाह का करम देखिए कि इतने करोड़ लाख बच्चे पलते हैं, अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखता है। बिल्कुल सही। कहां कहां महफूज रखता है। माँ के पेट में महफूज रखता है, बचपन में 100 बीमारियों के साथ बच्चा पैदा होता है, उन बीमारियों से महफूज रहता है। फिर कितनी बार गिरता है, वहां महफूज रहता है। आंधी मौसम तूफान से महफूज रहता है। कई तरह के चैलेंज आते हैं। मुझे भी याद है, एक दफा मैं एक शख्स था जो प्रोडिक्ट करता था, तो मैं उसके पास बैठा हुआ, तो वो मेरे से पहले कोई जा रहा था, उससे वो कहने लगा कि बचपन में आप बड़े शदीद बीमार हुए थे। उसने कहा हाँ 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 हाँ, मैं मरते मरते बचा था। तो अब वो भूल गया कि थोड़ी देर पहले उसने ये बात कही है। जब मेरी बारी आई तो उसने बात करते करते मुझे कहा, जी बचपन में आप बड़े शदीद बीमार हुए थे, मरते मरते। मैं कहा बिल्कुल ठीक। मैं कहा आपको कैसे पता है? कहना है सब नाल ही हुआ है। तो कमाल ये कि हम सबकी जिंदगी में ये वाकया हो चुका होता है। और जब वो हाथ देखते हुए कह दे सितारों का हिसाब, उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है थोड़ा सा। आप पूरा हिसाब किताब ऐसे करके आपने करना है, और उसके बाद कहना है ओ आप तो मरते मरते बचे थे। हम में से हर कोई मरते मरते जिंदगी में कितनी बार बचा है, और बच के आज वो टीवी कर रहा है या देख रहा है। अल्लाह का शुक्र है बच गए। जब बच गए तो भाई अल्लाह ने आपकी लिखी हुई थी ना। अब जब मौत आनी है ना, तो ये भी बात पल्ले बांधने, पल्लू से बांधने, वो जब आनी है तब भी आनी है। एक बड़ा खूबसूरत कौल है हजरत अली करम वजह का। आप फरमाते हैं जो मौत है वो आपकी मुहाफिज है, वो आपको तब तक सेव रखती है जब तक उसने खुद नहीं आना। यानी जब उसने आना है तब तक उसने आपको बचाना भी है। क्योंकि जब उसने खुद आना है फिर कोई और चीज नहीं आ सकती, फिर तो आप चले गए। तो जब जाना है वो तभी जाना है। उससे पहले जो वक्त मिला है, जो खाना पीना है, जो जिंदगी है, जो फैमिली है, उसको एंजॉय करें। सही। अब मुझे ये बताइएगा, अभी मौजूदा सूरत हाल को लेकर हम बहुत सारे लोग अस्पतालों में ऐसे देख रहे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार होकर आते जा रहे हैं, और फिर बहुत से माहिर नफ्सियात ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड इस दफा इस सिनेरियो में लोग आए हैं और उनको हमारी काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ अपने आप को उन्होंने रिलैक्स रखना है, अद्वियात से उन्होंने दूर रहना है? एक छोटा सा मैसेज के वो किस तरह से दूर रह सकते हैं? 2 मिनट है कि नहीं? जरूर, अभी टाइम है काफी है। मुझे ख्याल आ रहा है कि कितने खुशकिस्मत है डॉक्टर, यहाँ किसी का कारोबार नहीं चल रहा, लाइनें लगी हुई है माहिर नफ्सियात के पास। जरा सोचिए कि किसी की बीमारी किसी का क्या बन जाता है, रिस्क बन जाता है। मैं एक दफा वो कब्रिस्तान में गया तो गोरकन कहने लगा कि दुआ करो बंदे ने। मेरे से समझना मुझे आया मैं दुआ करूं या ना करूं, क्योंकि दुआ करूं बहुत मुश्किल है, तो इसका मंदा खत्म हो जाएगा और बड़े बंदे हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप अपनी काउंसलिंग खुद तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना सकता है। वक्त पे सोना, जागना, उठना, टाइम को फॉलो करना, अच्छी खुराक लेना, इबादत करना, अपने आप को मसरूफ रखना और फोकस रहना, दिल से इत्मीनान के साथ रहना, चीजों पे राजी होना, ये अच्छी चीजें सुनना, देखना, ये किस हद तक कमाल की चीज है। आप देखें जिस तरह आवाज की गूंज होती है, आप कुछ अच्छा सुनते हैं उसकी भी गूंज होती है। आप किसी अच्छे को मिलते हैं, जिस तरह आपने देखा चाय पीने वाले को कहा जाए लस्सी पी लो, कहते जी चाय दा जायका खराब हो जाएगा। आपकी जिंदगी में या आपके दिन में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका जायका कितनी देर तक महसूस होता है आपको, कई दिनों तक भी होता है महसूस। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को सुने, अच्छा सुने। आज तो देखिए जमाना कितना कमाल का, यूट्यूब अवेलेबल है,
इंटरनेट अवेलेबल है, अच्छा, अब इसके Netflix है। इसके दोनों रास्ते हैं। आपके पास ये चीजें अगर अवेलेबल हैं, यहाँ पर अच्छी चीजें भी हैं और आपको गुमराह करने वाली चीजें भी 100% बहुत हैं, तो और इन हालात में इंतखाब लोग है। ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। अब अच्छी चीजों की सिलेक्शन करना भी हमारे पर डिपेंड करता है ना। एक सिख घर से निकला और केले को देख के कहने लगा आज मैंने फिर तिलकना पेगा, तो ये केले का तो कोई कसूर नहीं है ये तो सिख का कसूर है। तो बिल्कुल इसी तरह सिलेक्ट करने वाला, ढूंढने वाला, सर्च करने वाला क्या तलाश कर रहा है। आप या हम में से कोई भी अपना मोबाइल फोन दे दे तो उसने जो कुछ सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसने खुद किया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये इस वक्त सिटी 42 को देख रहा है, उसके पास रिमोट कंट्रोल है, उसके पास 100 ऑप्शंस हैं, लेकिन वो सिटी 42 देख रहा है। तो पूरा पूरा इख्तियार है कि क्या देखना है। तो आप अगर मुंतखिब अच्छी चीजों को करें, आप अच्छी चीजों को ढूंढें, आप अपने आप को आदी करें कि आंख से अच्छा देखना है, कान से अच्छा सुनना है। जिंदगी इतनी बदसूरत नहीं है जितनी लग रही होती है। इसमें हुस्न ढूंढा जाए, इसमें खैर ढूंढी जाए तो आपको अल्लाह की रहमत और करम जगह जगह दिखे। सही। अब अच्छी चीजें सुनना ही सिर्फ काम नहीं रखता, आपको अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचानी भी हैं ताकि एक आप अपना फर्ज पूरा कर सकें। जैसे आप हमेशा से आकर एक कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके। कितना जरूरी है ये? देखिए, जो हमें चैलेंज का सामना है ना लाहौर वालों को या पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से, इसकी बहुत बड़ी वजह गुमराही है। हमें मीडिया ने जरा गुमराह नहीं किया। मैं क्रेडिट दूंगा, यकीन कीजिए कि एक जहाद आप लोगों ने और रिपोर्टर्स ने और कैमरामैन्स ने और एंकर्स ने किया। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो WHO की थी, जो स्टेट बता रही थी, जो स्टेट के इदारे हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहे थे, वो तो ठीक थी। लेकिन ये दरमियान में जो तूफान बदतमीजी आया हकीमों का और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। आप देखिए सना मक्की वो महंगी हो गई, ये कैसी कौम है। और हमने पूरे प्रोग्राम इस पे किए हैं ताकि लोगों को हम बताएं कि उन्होंने अपने आप को महफूज कैसे रखना है। इन सब कितना नुकसान है इन चीजों का, ये कोई नहीं बता सका आपको। अच्छा, वो आप एक बात याद रखिए, टोटका ना सब पे अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल, वही टोटका दवाई या मेडिसिन का मतलब है डायग्नोज करके, मरीज की हालत देख के, जान के, समझ के फिर इलाज किया जाए। अगर जर्नली कह दिया जाए फिर आप ये सारी कौम सना मक्की खाएगी, सना मक्की नायाब हुई पड़ी है इस वक्त, ऐसे ही है। और कई लोग खा के मर भी रहे हैं उससे। तो गुजारिश ये है कि हमें इंफॉर्मेशन ठीक लेनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि सबके यहां पर मास्क आ गया है, 2 मास्क यहां पर भी चढ़ाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इधर भी फिल्टर लगाने चाहिए कि सारी बातों पे यकीन नहीं करना, सारी बातों को सुनना नहीं है, हर बात काबिल एतबार नहीं है, नहीं तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये होप इस पे लोग अमल कर लें कि अपने कानों पे भी 2 मास्क रख लें, वो चीज सिर्फ सुने जो बेहतर है और उसको ही कोई आगे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।